नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजेश कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। देश ने शान से मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर गूंजा वंदे मातरम। रिपब्लिक डे परेड में दुनिया ने सुनी ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के रिश्तों को किया मजबूत। ईयू के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनल। गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। सबने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की दी दुहाई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। जल्द मंदिर कमेटी लाएगी प्रस्ताव। सीएम धामी बोले, मंदिर कमेटी के अनुसार होगी कार्रवाई। ईडी का देश भर में जबरदस्त एक्शन। पीएसीएल पर कसा शिकंजा। पंजाब राजस्थान में 1986 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। 7,500 करोड़ से ज्यादा की जब्ती। खबरों में सबसे पहले गणतंत्र दिवस की। देश भर में आज शान से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया और इस साल गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर थी। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड का प्रदर्शन सबसे खास रहा। 77वें गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत की तरक्की, ताकत और सैन्य शक्ति की झलक देखी। पीएम मोदी समेत देश विदेश के दिग्गज नेताओं ने भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, जिनमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, फ्रांस शामिल है। लेकिन इस बार रूस ने भारत को गणतंत्र दिवस की जो बधाई दी, वो एक एक भारतीय को भावुक कर गई। भारत में तैनात रूस के डिप्लोमेट्स ने भारत की 13 भाषाओं में गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राजीव सर, आज का गणतंत्र दिवस परेड जो था और जो कर्तव्य पथ पर भारत की जो तस्वीर उभर कर आई नए भारत की, क्या संदेश दे गई? देखिए, आजकल जो कर्तव्य पथ बोला जाता है वही एक बड़ा संदेश है कि कैसे भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान की संस्कृति बदल रही है और भारत की डेमोक्रेसी भी बदल रही है। पुरानी गुलामी मानसिकता से हम आगे कहां बढ़कर आ गए हैं। ये दिखाता है कि बदलाव केवल आर्थिक मुद्दों पर नहीं, आर्थिक प्लेटफॉर्म पर नहीं, सैन्य ताकतों पर नहीं, बल्कि दिमाग के तौर पर भी है, मानसिक तौर पर भी। हम आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहे हैं कि हमने अपने आप को कमजोर समझ रखा था, वो अब लोगों के मन में हो रहा है कि नहीं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। और इसी की झलक अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती रही। दर्शक दीर्घा में भी, वहां बैठे चीफ गेस्ट के तौर पर भी बधाइयां जो पूरे दुनिया से मिल रही है उसमें भी, और साथ ही ये प्रदर्शन में भी कि किस तरीके से हमने हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और ये पूरी दुनिया को बताया कि देखो, भारत में वो ताकत है कि किसी के हां और न कहने का इंतजार नहीं करेगा। हमारे खिलाफ कोई भी साजिश होगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी भी पाकिस्तान के 11 एयरबेस मरम्मत किए जा रहे हैं, उसके अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। ये टेररिस्ट कैंप जहां पर हमने बम गिराए, धमाके किए, आतंकियों के जहां जहन्नुम में पहुंचाए, वो जगह भी अभी भी तैयार हो रहा है। तो पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक हमने ये दिखाने की कोशिश की कि भारत वो पहले वाला नहीं, बल्कि बदल चुका है। रणनीति के स्तर पर भी और आक्रामकता के स्तर पर भी हम किसी के साथ नहीं, बल्कि किसी से आगे चलने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, खबरों में अब बात मोदी की कूटनीतिक फैसले की। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप को एक बार फिर जोरदार झटका दिया है। गणतंत्र दिवस के समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुए,
जिसका मकसद भारत के साथ ईयू की मजबूत साझेदारी का संदेश देना था। भारत और यूरोपीय संघ ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर एक बड़ा समझौता तैयार किया, जिस पर 27 जनवरी को साइन किए जाएंगे। भारत यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एशिया का तीसरा देश होगा। इससे पहले जापान, दक्षिण कोरिया इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। राजीव सर, ईयू के साथ भारत की जो ये साझेदारी होने जा रही है, उससे ट्रंप की परेशानी कैसे बढ़ेगी? देखिए, यहाँ ट्रंप हो सकते थे, डोनाल्ड ट्रंप चीफ गेस्ट के तौर पर आ सकते थे। भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर होते, लेकिन ट्रंप ने कुछ गलतियां कर दी और वो गलती थी प्रधानमंत्री मोदी को समझने की। सही तरीके से वो समझ नहीं पाए। उनको लगा कि जैसे भारत के पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाते रहो, वहां से डांट खाकर वापस आओ और उसके बाद कहीं और रास्ता तलाशो, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को भी डील करेंगे। लेकिन ये चूक अमेरिका के ऊपर कितना प्रभावशाली तरीके से थोपा है पीएम मोदी ने, वो अभी अमेरिका को दिख रहा है। इधर हम साझेदारी कर रहे हैं, व्यापार के ही नहीं, डिफेंस सेक्टर में, सुरक्षा में, रणनीति में, स्ट्रेटजी में, हर जगह पर हम अलग अलग पार्टनर तलाश कर रहे हैं और वो हमारे साथ खड़ा है। ईयू ने अमेरिका की नहीं सुनी। अमेरिका बहुत कोशिश किया, ट्रंप बहुत कोशिश किए, हर प्लेटफॉर्म पर बात की कि यूरोपीय यूनियन के देश ये क्या कर रहा है, भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। जर्मन चांसलर भारत आए, उस समय भी हमने 4 बड़े समझौते किए, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, कॉपरेशन, ये हर मामले में हमने 4-4 पैक्ट किए। उस समय भी अमेरिका में इस बात की चर्चा थी कि यूरोप के साथ भारत के अच्छे संबंध है और हम ही बीच में फंस गए, क्योंकि ये युद्ध तो यूरोप का है, यूक्रेन और रूस के बीच, तो फिर हमें क्यों इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए अपने दोस्त को खोकर। तो अभी जो समझौते हो रहे हैं, इससे अमेरिका में ये चर्चा चल रही है कि क्या भारत के साथ फिर से अमेरिका के संबंध उस पटरी पर आएगा। इसलिए अमेरिकन डेलीगेशन भी आया हुआ है। अभी चर्चा हो रही है, टैरिफ भी खत्म होगा और फिर से भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को बेहतर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बड़ा दबाव है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर सिर्फ जश्न ही नहीं, संकल्प, संदेश और सियासी सिग्नल भी साफ दिखे। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं तक सबने संविधान को देश की आत्मा बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है, यही हमारी आवाज है और हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच। इसी तरह का संदेश प्रियंका वाड्रा ने भी दिया, जहां वो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कहती नजर आई। इसी तरह के तमाम संदेश जो थे वो विपक्ष के कई नेताओं ने दिए, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे। राजीव सर, जिस तरह से विपक्षी नेताओं के ये बधाई संदेश आए, वो क्या संकेत? देखिए, वो निगेटिव मानसिकता को दिखाता है। राहुल गांधी उस यूटोपिया से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि अगर हमें मौका देखना होता है कि किस मौके पर किस तरह का व्यवहार करना है, उन मौकों के अनुसार अगर हम अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं कर रहे, तो रणनीति जब पार्टी की बनाएंगे तो भी मौका मिस कर देंगे। जिस तरीके से कांग्रेस में विद्रोह बगावत चल रहा है और वो मौका गंवाते जा रहे हैं, चाहे केरल में गंवाएं, पंजाब में गंवाएं, पिछले दिनों हरियाणा में गंवाएं, दिल्ली में गंवाएं, बिहार में गंवाएं, आगे भी गंवाएंगे। अगर मौके की नजाकत को आप समझते नहीं तो उसका दुष्परिणाम ऐसे ही निकल कर आता है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीजिए। लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा। भारत गणराज्य बना है, ये ब्रिटिश से आजादी के बाद नहीं। भारत का गणराज्य दुनिया का सबसे पहला गणराज्य था। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता गणराज्य की रही है। वैशाली गणराज्य दुनिया का पहला गणराज्य था, जहां पर चुनाव हुआ करता था, राजा इलेक्ट नहीं होते थे, उत्तराधिकार नहीं था। लेकिन कांग्रेस में तो आज भी राजा उत्तराधिकारी से बनते हैं, सिलेक्ट इलेक्ट नहीं होते। यहां तो पता है कि कांग्रेस में अगर गांधी परिवार का कोई वारिस है तो वही कांग्रेस का प्रमुख होगा। राहुल गांधी आए पढ़ लिख कर और उसके बाद कांग्रेस पर हावी हो गए। अब राहुल गांधी के बाद
ये रेहान वाड्रा की बारी है, उनको भी रेहान राजीव गांधी वाड्रा बताया जा रहा है। आगे वही कमान संभालेंगे। अध्यक्ष कोई भी हो, आला कमान गांधी परिवार का होता है, प्रधानमंत्री कोई भी हो इनकी सरकारों में, सुपर पीएम गांधी परिवार का होता है। तो ये जो मानसिकता है वो गणतंत्र की व्यवस्था के लिए नहीं है। यहां तो गणतंत्र में ये रॉयल परिवार नहीं देखे जाते, जनता के प्रतिनिधि देखे जाते हैं। और ये तो जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि एक परिवार विशेष के हैं, तो गणतंत्रात्मक सोच ही नहीं है, तो फिर उसमें संदेश भी इसी तरीके के दिए जाएंगे। जी, खबरों में अब बात बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की। उत्तराखंड में 4 धाम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। ये 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब गंगोत्री से धाम से एक जो बड़ी खबर सामने आई वो सियासी हलकों में भी उससे हड़कंप मचा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के चेयरमैन ने इस फैसले की जानकारी दी। मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में गैर हिंदू प्रतिबंधित रहेंगे, जिस पर सीएम ने कहा है कि धार्मिक स्थलों का प्रबंधन वहां की समितियां करती हैं। अगर समितियों ने तय किया है तो उसी के अनुसार कार्रवाई भी होगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कल ही एक बयान में कहा था कि बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाएगा और जल्द ही कमेटी की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। ये जो फैसला आया है राजीव सर, इसका सियासत पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, सियासी असर जो भी पड़े, उस सियासी असर के कारण वास्तविकता से हम उलट फैसले नहीं ले सकते। अगर सियासत में कुछ इधर उधर आया, अगर किसी सरकार को अनकंफर्टेबल महसूस करना पड़ा, किसी सियासी पार्टी जो सत्ता में है उसे समस्या हो रही है, तो उसके कारण हिंदू और हिंदू के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ये फैसले उसके अनुसार नहीं लेंगे। ये कमेटियों का फैसला है। इन लोगों ने लगातार हिंदू मंदिरों का शोषण किया। लगातार सरकारें साउथ इंडिया में ज्यादा ऐसी है जो ट्रस्ट चलाती है, मंदिरों में करोड़ों करोड़ के दान आते हैं और उसको सरकार के फंड में कल्चरल डेवलपमेंट के लिए डाल दिए जाते हैं। और उससे मंदिर प्रशासन का छोड़िए, ये मस्जिदों का, चर्चों का भी रख रखाव होता है। ये कितने सालों से मांग चल रही है, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं होती। क्या किसी गुरुद्वारे के प्रबंधन की या फिर चर्च की या मस्जिद के प्रबंधन कमेटी की, उससे होने वाले आय का सरकार के पास कोई भी ऐसा कंट्रोल है जो उसके पैसों का इस्तेमाल दूसरी जगह कर सके? तो हिंदू मंदिरों में प्रवेश की बात है, आस्था का सवाल है। अगर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर और वहां पर एक मुसलमान जाता है, थोड़े देर के लिए पूजा करता है और उसके बाद उसके एक कॉर्नर पर जाकर नमाज अदा करने लगता है, तो इससे क्या हिंदू लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती है? अगर ऐसी अवधारणा है, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, तो फिर यह फैसला तो लिया ही जाना चाहिए। क्या मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित नहीं है? अगर ऐसी स्थितियां हैं, यहां पर कुछ वैसे काम भी हो रहे हैं जिसके कारण एक कम्युनिटी विशेष भी, दूसरे कम्युनिटी विशेष, ये सब परेशान भी होते हैं, बदनाम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमानों की मानसिकता एक जैसी हो सकती है, लेकिन 10 मुसलमान अगर 10 मंदिरों में अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 100, 200, 400 मुसलमान ऐसे हैं जो बार बार बात चलती है थूक जिहाद कर रहे हैं, कुछ अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, कावड़ यात्रा को बाधित करने की कोशिश करते हैं, बदनाम तो सारे लोग होते हैं। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए मुसलमानों को भी। कौन सा मुसलमान होगा जो अपने आप को पक्का मुसलमान कहता है और वो मूर्ति पूजा करने के लिए जाएगा? वहां पर वो विध्वंस करने के लिए ही जाएगा, कुछ गलत काम करने के लिए जाएगा। तो गैर हिंदुओं का प्रवेश तो वर्जित होना चाहिए, ये सारे मंदिरों में होना चाहिए, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में भी, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है, या फिर काशी में विश्वनाथ का मंदिर, और फिर मथुरा में, ये जितने बड़े मंदिर हैं वहां तो ये बोर्ड लगना चाहिए। जैसे पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो सोनिया गांधी को भी जाने नहीं दिया गया था। राजीव गांधी बड़े क्रोधित हुए थे और उसके बाद भारत और नेपाल के संबंध में भी खटास आ गया था, लेकिन फिर भी वहां कहा गया आप हिंदू हो तो आओ, हिंदू नहीं हो, क्रिश्चियन हो तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये स्थिति होनी चाहिए और अभी धीरे धीरे ये जागरूकता आ रही है। तो परेशानी सियासी पार्टियों को हो, उसके कारण हिंदू अपने फैसले बदल नहीं सकते। जी, खबरों के आखिर में बात ईडी के बड़े एक्शन की।
आज देश भर में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। कई राज्यों में छापेमारी की गई। इसी कड़ी में लाखों निवेशकों की कमाई डकारने वाली कंपनी पीएसएल लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने अपनी जांच का फंदा और कस दिया। पीएमएलए के तहत 1986 करोड़ से ज्यादा की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। ये सभी संपत्तियां पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर की हैं। जांच में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पीएसएल और इसकी सहायक कंपनियों ने कृषि जमीन के विकास और उसकी बिक्री के बहाने देश भर के लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध उगाही की थी। आंकड़ों के मुताबिक आज भी निवेशकों के करीब 48,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे डकार कर कंपनी के कर्ता धर्ता फरार हो चुके हैं या कानून के शिकंजे में है। राजीव सर, ईडी देश भर में काफी एक्टिव है और जिस तरह से आज एक्शन हुआ है तो क्या समझे अभी और कई बड़े लोग नपने वाले हैं? देखिए, एक्शन तो होता रहेगा। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कि बार बार कहते हैं ईडी की टीम किसके इशारे पर काम कर रही है, केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। सवाल उन लोगों से भी है जो कहते हैं कि ईडी चुनावों के समय में काम करती है तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर काम कर रही है, वो उसकी संपत्ति को जब्त कर रही है। किसकी संपत्ति है? ये घोटाला करने वाले व्यक्ति 48,000 करोड़ रुपया लोगों का लिए हुए है। ये किसी बैंक का फ्रॉड नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 लाख करोड़ का लोन लिया, फंड डाइवर्ट किया और उस फंड का इस्तेमाल दूसरी कंपनी के लिए किया। फंड जब चला गया तो उस कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया और फिर लोन का पैसा डकार लिया गया। ये बैंक के पैसे नहीं है, ये सामान्य लोगों के पैसे हैं, गरीबों के पैसे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन लोगों ने ठगी की कि इन्वेस्ट करो, 10 लाख रुपया लगाओगे 50 लाख हो जाएगा, 2,000 रुपया लगाओगे तो हम अगले 10 साल में उसे 50,000 1 लाख कर देंगे। हम एग्रीकल्चर लैंड भी खरीदते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर है कंपनियां ये सब, और एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, वहां पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ आपके 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपया देगा। ये ऐसे झांसों में रखे और उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। ये 2,000, 4,000, 10,000 रुपया इन्वेस्ट करके लोग 50,000, 25,000 के लिए कोई अपने बच्चियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था और इन लोगों ने क्या किया, उसको रियल एस्टेट बिजनेस में लगा दिया, बिल्डिंग खड़ी करके बेचने लगे और उन लोगों का पैसा डकार गया। ईडी उन पैसों को वापस लाना चाहती है, 48,000 करोड़ वापस चाहती है। इसीलिए मूवेबल या इमूवेबल जितनी प्रॉपर्टी इन कंपनियों के नाम से है उसको सीज कर रही है, कुर्क करेगी। इसके बाद ये 2,000 करोड़ कभी 50,000 करोड़ बनेगा और उन संपत्तियों के कुर्की के बाद इसको नीलाम करेगी और उन इन्वेस्टर के पैसे वापस करेगी। यही पूरी व्यवस्था है। इसलिए ईडी की कार्रवाई अब विपक्ष के ऊपर तमाचा है कि कम से कम ऐसे मामलों में एप्रिसिएट तो करो, उसे भी तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमेशा निगेटिव मानसिकता के साथ उसकी आलोचना करोगे या कभी उसे एप्रिसिएट करने की कोशिश भी करोगे ताकि उनके कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी लगे कि हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।